हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो आप सभी? देखिएगा, काफ़ी दिन बाद ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। कुछ बिजी शेड्यूल था जिसके चलते हुए मैं वीडियो नहीं बना पाया। ओके, खैर, तो देखिएगा, हालांकि अब कोशिश करूँगा कि जो वीडियो है वो रूटीन में आए, डेली रूटीन में आए, ठीक है ना। तो खैर देखिएगा, लास्ट मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने वर्ब डिस्कस की थी, ठीक है। वर्ब में मैं आपको बहुत कुछ पढ़ा चुका था वर्ब में ना, जैसे हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, मेन वर्ब, राइज रेज में डिफरेंस क्या था, लाई ले में क्या डिफरेंस था। ओके, वहीं से मैं वीडियो को कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो वर्ब का पार्ट 3 में आज डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। पार्ट 2 हो गए थे, फिर कुछ डिफरेंस हुआ था, ठीक है ना, राइज रेस लाई ले में। आज मैं वर्ब का पार्ट 3 डिस्कस करने वाला हूँ, और एक मैं कह सकता हूँ कि आज एक अच्छा कॉन्सेप्ट है एग्जाम के रिगार्डिंग। बहुत से टाइम वो एग्जाम में देखा गया है, ठीक है ना। तो देखिएगा, उस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले मैं 2 सेंटेंस लिखना चाहता हूँ। जैसे मान लो मैंने सेंटेंस लिखा, द बॉय is eating sweets। मैंने एक सेंटेंस लिखा, द बॉय इज ईटिंग स्वीट्स, और सेकंड सेंटेंस मैंने लिखा, द बॉय इज लाइकिंग स्वीट्स। ओके, तो देखिएगा, ये 2 सेंटेंस है, और आज जो मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहता हूं उन्हीं कॉन्सेप्ट से रिगार्डिंग ये मैंने 2 एग्जांपल लिखे हैं। ओके, तो एक बार खुद से सोचिएगा, इन दोनों सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। ओके, देखिएगा, चलो इसे मैं समझाता हूं। जैसे आपने देखा, यहां पर इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो द बॉय है, और इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, जिसके रिगार्डिंग हमने मेन वर्ब को आईएनजी फॉर्म में रखा है। ओके, तो मेन वर्ब यहाँ पहले सेंटेंस में ईटिंग है और सेकंड में लाइकिंग है। इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, यानी ऑक्सिलरी वर्ब, और लाइकिंग और ईटिंग मेन वर्ब का काम कर रही है। ओके, तो एक चीज तो आपने नोटिस की होगी, यदि मैं आपसे पूछूं कि ये दोनों सेंटेंस किस टेंस से हैं, ये दोनों सेंटेंस किस टेंस से हैं, तो सबको पता है, जब इज, एम, आर या वाज या वर के साथ आईएनजी फॉर्म में वर्ब को रखा जाता है तो वो कंटिन्यूअस टेंस से रिगार्डिंग होते हैं, ठीक है ना। तो किससे रिलेटेड होते हैं? कंटिन्यूअस टेंस, समझिएगा। तो ये दोनों सेंटेंस जो हैं वो कंटिन्यूअस टेंस से हैं। ओके, कंटिन्यूअस। तो आप खुद से सोचिएगा कि कंटिन्यूअस टेंस हम कब बनाते हैं, या फिर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग क्यों किया जाता है। ओके, तो समझिएगा, ये सभी को पता होगा कि कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा उन एक्शन को रखा जाता है जो प्रोग्रेसिव मोड में होते हैं। प्रोग्रेसिव मोड का मतलब है कि कंटिन्यू जब कोई एक्शन होता है, समझिएगा, यानी कि मानकर चलिएगा कि मान लो मैंने क्रिकेट खेलने का कोई एक्शन किया। ये तो आपको पता होगा, जो वर्ब होती है वो एक एक्टिविटी होती है, ये मैं पहले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। तो मैंने कहा, जैसे मान लो कोई क्रिकेट खेलने जा रहा है और वो क्रिकेट खेलने का काम करेगा, तो हमें पता है, जैसे मैंने 3 बजे यानी 3 PM पर एक पॉइंट है और 3 बजे मैंने खेलने का काम किया, या आप 3 बजे खेलते हो मान लीजिएगा, तो 3 बजे खेलने का एक्शन किया। तो आपको पता है, जब 3 बजे खेलोगे तो वो एक्शन चलता रहेगा, और वो एक्शन तब तक चलेगा जब वो एक्शन कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है ना। मानकर चलिएगा 5 बजे तक आप खेलते हो। ओके, यानी 3 to 5 PM। 3 बजे आपने खेलना स्टार्ट किया और 5 बजे आपका एंडिंग पॉइंट है, यानी कि जब आप खेल समाप्त करोगे। ओके, तो देखिएगा 3 बजे स्टार्टिंग पॉइंट है और 5 PM पर एंड है। तो जब 3 बजे से एक्शन स्टार्ट हो गया है और 5 बजे तक, यानी 5 बजे तक, तो 5 बजे तो कंप्लीट होगा, लेकिन 5 बजे से पहले वो एक्शन कंप्लीट होगा या फिर इनकम्प्लीट होगा। तो सभी को पता है कि 5 बजे से पहले ये एक्शन क्या हो रहा होगा, यानी कि
प्रोग्रेसिव मोड में होगा यानी तब तक वो इनकम्प्लीट होगा, और 5 बजे आकर वो एक्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो यानी मैं कह सकता हूं कि जब 3 PM से हमने कोई एक्शन स्टार्ट किया और 5 PM पर कोई एक्शन कंप्लीट होने वाला है, तो 3 PM से 5 PM तक जो एक्शन चलेगा वो हमेशा क्या होगा, वो इनकम्प्लीट ही होगा। खैर, मानकर चलिए आप कोई मूवी देख रहे हो, ठीक है ना, आप कोई मूवी देख रहे हो, आपने 12 बजे से वो मूवी देखनी स्टार्ट की और वो मूवी का जो एंड था वो था 3 बजे, ठीक है ना, यानी कि 3 PM पर वो मूवी एंड होने वाली थी। तो मुझे आप एक चीज बताओ, 12 बजे से और 3 बजे के बीच में जो ये एक्शन चल रहा है, क्या ये एक्शन कंप्लीट हो गया या फिर इनकम्प्लीट है? तो 12 बजे से 3 बजे के बीच में ये एक्शन किस मोड में होगा, यानी कि किस स्टेट में होगा, इनकम्प्लीट, क्योंकि ये एक्शन कहां पर कंप्लीट होना था, 3 PM। ओके, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि हमें इस मूवी देखने वाले एक्शन को बीच में रेफर करना हो तो कौन से टेंस का यूज आप करोगे? तो सबको पता है कि तब वो एक्शन जब हम उसको रेफर करने जा रहे हैं वो इनकम्प्लीट स्टेट में है, यानी कि वो चला हुआ एक्शन है, और इसीलिए कहते हैं कि जो इनकम्प्लीट एक्शन है वो ही रेफर किए जाते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो यदि आपसे कोई पूछे कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक्शन की कौन सी स्टेट को रेफर किया जाता है, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा उसी एक्शन को रेफर किया जाएगा जो इनकम्प्लीट स्टेट में होगा। ओके, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, तो एक पॉइंट से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया और जब तक एंड ना हो जाए तब तक वो एक्शन किस स्टेट में होगा, इनकम्प्लीट। तो अगर हमें उसको तब रेफर करना है जब वो एक्शन इनकम्प्लीट है, तो हमेशा वो एक्शन जाएगा कंटिन्यूअस टेंस में। ओके, तो कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा उसी एक्शन को रेफर किया जाता है जो इनकम्प्लीट है। ओके, और वो वर्ब जो उस एक्शन को रेफर करे, जो कि मतलब डूइंग हो या हैपनिंग हो, इनकम्प्लीट स्टेट में कौन सा एक्शन रह सकता हो, या तो मैं कुछ कर रहा हूं या कुछ हो रहा है। मान लो मैं कुछ कर रहा हूं और जब तक वो कर ना लूं तब तक वो इनकम्प्लीट होगा, और मान लो कोई एक्शन हो रहा है और जब तक वो बंद ना हो जाए तब तक वो इनकम्प्लीट होगा। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे एक्शन जो डूइंग या हैपनिंग हो वही एक्शन कॉन्टिन्यूअस टेंस में रखे जाते हैं। ओके, खैर, यानी कोई एक्शन जो समथिंग हैज स्टार्टेड बट नॉट एंडेड, मतलब कोई एक्शन स्टार्ट तो हो गया है लेकिन समाप्त नहीं हुआ है, उसी स्टेट को हम रखेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो समझ गए आप कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा कौन सी स्टेट के एक्शन आएंगे, इनकम्प्लीट स्टेट, यानी कि जो प्रोग्रेसिव मोड में होंगे वही एक्शन हमेशा इस टेंस में जाएंगे, कॉन्टिन्यूअस। लेकिन जब वो कंप्लीट हो जाएंगे वो जाएंगे कौन से टेंस में, परफेक्ट टेंस में। ओके, खैर, ये बात समझ में आई। चलिए, तो यह बात आपके समझ में आए कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा उस एक्शन को रखा जाता है जो एक्शन इनकम्प्लीट स्टेट के होते हैं, वो कंप्लीट नहीं होते, तो वो प्रोग्रेसिव मोड में होते हैं। ओके, खैर, अब इन दोनों सेंटेंस को जरा देखिएगा। पहला सेंटेंस जो है, द बॉय इज ईटिंग स्वीट्स, द बॉय इज ईटिंग स्वीट्स, तो सबको पता है जो ईटिंग है वो हमारी मतलब क्या है, एक्शन है, कि लड़का क्या एक्शन कर रहा है, ईट का एक्शन कर रहा है, मतलब खाने का एक्शन कर रहा है, खाने की एक्टिविटी कर रहा है। समझ गए। सेकंड सेंटेंस है, द बॉय इज लाइकिंग स्वीट्स। नीचे वाले सेंटेंस में हमने देखा कि लड़का कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, यहां तो केवल ये बताया जा रहा है कि लड़का जो है वो स्वीट्स को पसंद करता है, यानी यहां पर इस लड़के की स्टेट बताई जा रही। ओके, खैर, तो सबको पता है जो ईटिंग है यहाँ पर ये डूइंग है। डूइंग का मतलब ये लड़का डूअर है, मतलब जो कार्य को कर रहा है, और ईटिंग से क्या पता चल रहा है, ये डूइंग है, ठीक है ना, मतलब ये एक्शन हो रहा है। सबको पता है। एक बार और मैं बता दूं, जैसे मान लो फ्यू पीसेज ऑफ ब्रेड है, यानी कि ये ब्रेड के पीस हैं या स्वीट्स के पीस हैं, और मैंने कहा कि भैया आपको ये खाने हैं, तो उसने खाना स्टार्ट किया, उसने 3 खा चुका, तो क्या ये एक्शन कंप्लीट हो गया? नहीं, अभी 2 बचे हुए हैं, तो अभी भी इनकम्प्लीट है। मान के चलिएगा उसने 4 पीस स्वीट्स के लिए, अभी भी 1 रहा है ना, तो अभी तक इनकम्प्लीट है।
ये कंप्लीट कब होगा, जब 5 पीस खत्म होंगे। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक पॉइंट पर स्टार्टिंग है और यहाँ जो कॉन्टिन्यूअस टेंस में इस स्टेट को रखा जा रहा है बिल्कुल सही रखा जा रहा है। इसका मतलब बॉय अभी स्वीट्स को मतलब ईटिंग कर रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, लेकिन नीचे देखिएगा लाइकिंग वर्ब कोई एक्शन नहीं दर्शाती, ठीक है ना। लाइक करने का मतलब है पसंद करना, और पसंद करना कोई एक्शन नहीं होता। पसंद करना एक स्टेट होती है जो हम स्टेट रेफर करते हैं। तो ऐसी वर्ब जिनसे कोई एक्शन को ना दर्शाया जाए, मतलब कुछ वर्ब तो ऐसी होती है जो डूइंग और हैपनिंग होती है, उनमें हम बता सकते हैं कि एक्शन कब स्टार्ट हुआ और फाइनल जो उसका मतलब एंडिंग पॉइंट है उससे पहले का एक्शन इनकम्प्लीट है तो कॉन्टिन्यूअस में लिखा जाएगा। लेकिन कुछ वर्ब ऐसी होती है जो स्टेट बताती है, ना तो वो डूइंग होती ना वो हैपनिंग होती, तो फिर उनमें इनकम्प्लीशन कैसे आ जाएगा, जरा आप ही सोचिएगा। या तो लड़का मिठाई को पसंद करता है या नहीं करता है, वहां पर कोई एक्शन परफॉर्म कर ही नहीं रहा है, तो वहां उस एक्शन को हम इनकम्प्लीट स्टेट में नहीं रख सकते। तो यहां पर इस सेंटेंस को हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं बनाया जा सकता है। ऐसी वर्ब जो स्टेट बताती है तो उसको हम रखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो फिर यहां हो जाएगा जी लाइक्स, द बॉय लाइक्स स्वीट्स। ओके, तो समझ आया कॉन्सेप्ट। ऐसी वर्ब जिनका यूज स्टेट बताने के लिए होता है, क्योंकि वो वर्ब स्टेट बताती है ना कि कोई एक्टिविटी बताती है, तो स्टेट बताने वाली वर्ब को कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं रखा जाएगा, उनको इंडेफिनिट स्टेट में लाया जाएगा, मतलब इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाएगा। लेकिन ऐसे एक्शन जो डूइंग या हैपनिंग होते हैं उनके स्टार्ट होने का पॉइंट हो सकता है, एंड भी हो सकता है। तो एंडिंग पॉइंट से पहले जब एक्शन वो इनकम्प्लीट स्टेट में होता है तो हम उसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में रेफर कर सकते हैं। ठीक है, एक या दो एग्जांपल से और समझिएगा। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, दे आर हैविंग सम मनी। या फिर मैं दूसरा सेंटेंस लिखूं, दे आर हैविंग और ये लिखो जी मैं सम कार्स, ठीक है। या दे आर हैविंग लंच। देखिएगा ये दो सेंटेंस समझिएगा, फिर आपको और बेहतर समझ आएगा ये कॉन्सेप्ट। यहां पर भी आपने देखा आर हेल्पिंग वर्ब है, तो हमने यहाँ आर को देखते हुए मेन वर्ब में आईएनजी लगा दिया और सेंटेंस को कॉन्टिन्यूअस टेंस में रेफर कर दिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ओके, यहां भी यही कंडीशन है। ओके, यहां पर मेन वर्ब के रूप में क्या यूज किया गया है जी, हैव। ओके, हैव वर्ब का यूज किया गया है, ठीक है, मेन वर्ब के रूप में। तो सबको पता है हैव वर्ब मेन वर्ब के रूप में क्या बताती है, वो बताती है प्रेजेंस ऑफ पोजेशन। ठीक है, हैव वर्ब का यूज पोजेशन शो कराने के लिए होता है। जैसे मैं कहता हूं कि मेरे पास मार्कर है, तो मेरा पोजेशन इस मार्कर पर है, यानी प्रेजेंस ऑफ पोजेशन है, कोई चीज मेरे पास है, तो क्या कहूंगा, आई हैव ए पेन। ठीक है, अब एक चीज देखिएगा, चलो, दे आर हैविंग सम मनी, तो यहां भी सबको पता है कि उनके पास कुछ धन है, यानी यहां जो हैव वर्ब का यूज हुआ है वो पोजेशन शो करा रहा है, जो दे है उनका पोजेशन मनी के साथ है। लेकिन सेकंड सेंटेंस में दे आर हैविंग लंच, यानी यहां पर जो हैव वर्ब का प्रयोग हुआ है, यहां पर हैव वर्ब का प्रयोग हुआ था मनी के लिए, यहां पर हैव वर्ब का प्रयोग हुआ है लंच के लिए। तो आप ये नहीं कह सकते कि उनके पास लंच है, नहीं, यहां पर जो हैव का प्रयोग हुआ है वो लंच के लिए हुआ है, और लंच एक इवेंट का नेम है, यानी कि यहां पर आप कह सकते हो यहां पर हैव का यूज एक्टिविटी को रेफर करने के लिए हो रहा है। यहां पर किसके लिए हो रहा है, एक्टिविटी के लिए हो रहा है, और लंच से उनका पोजेशन नहीं बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि वो लंच कर रहे हैं, दे आर हैविंग लंच,
यानी लंच कर रहे हैं, सबको पता है लंच एक स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होगा और वो तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक उसका एंडिंग पॉइंट ना आ जाए। तो इस पॉइंट से उस पॉइंट के बीच के स्टेट को अगर हमें रेफर करना है तो कौन से टेंस में होगा, इनकम्प्लीट स्टेट यानी कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा। तो सेकंड सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में हैव का यूज पोजेशन के लिए हो रहा है। जब हैव का यूज पोजेशन के लिए होता है तो फिर वहां कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता, क्योंकि या तो किसी के पास कुछ है या नहीं है, उसमें आप इनकम्प्लीशन नहीं बता सकते। और इसका प्रयोग इंडेफिनिट टेंस में किया जाएगा और क्या हो जाएगा, दे हैव सम मनी। समझ रहे हो? तो मैंने क्या बताया कि हैव एक ऐसी वर्ब है जिसका प्रयोग पोजेशन और इवेंट दोनों के लिए हो सकता है। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको हैव के बारे में बताया कि जो हैव होता है वो पोजेशन के लिए भी आता है और किसी इवेंट को रेफर करने के लिए भी आता है। तो मैंने जो समझाया आपको, इन दोनों सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो करेक्ट है और कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो इनकरेक्ट है। देखिएगा, आई एम हैविंग सम बुक्स, सबको पता है बुक कोई इवेंट नहीं है, बुक कोई एक्टिविटी का नेम नहीं है, बुक के साथ मेरा पोजेशन शो कराया जा रहा है। तो यहाँ पर ये हैव का यूज पोजेशन के लिए हो रहा है, क्योंकि पोजेशन या तो है या नहीं है, ये कोई नेम ऑफ एक्शन नहीं है। अगर ये नेम ऑफ एक्शन नहीं है तो फिर हम हैव को आईएनजी में नहीं लिख सकते, क्योंकि वो इनकम्प्लीशन स्टेट नहीं होगी। इसका प्रयोग आप इंडेफिनिट टेंस में कर सकते हो और क्या हो जाएगा, आई हैव सम बुक्स। ठीक है। सेकेंड सेंटेंस आप देख सकते हो, आई एम हैविंग डिस्कशन। ठीक है ना, डिस्कस करना एक नेम ऑफ इवेंट है। डिस्कस एक वर्ब होती है, एक एक्शन होता है, उसको हमने नाउन बना लिया डिस्कशन। तो यहाँ हैव का यूज एक इवेंट को रेफर करने के लिए हो रहा है, यानी कोई डिस्कस चल रहा है और मैं कोई डिस्कस कर रहा हूं, और सबको पता है डिस्कस करना एक नेम ऑफ एक्टिविटी है। यहाँ पर हैव का यूज पोजेशन के लिए नहीं होकर एक्टिविटी के लिए हो रहा है और इसका कंटिन्यूअस टेंस जरूर बन सकता है और ये बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन ऊपर वाला सेंटेंस इनकरेक्ट था जो हमने बता ही दिया। ठीक है जी। तो खैर, अब तक आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि कुछ वर्ब ऐसी होती है जो एक्शन यानी जो डूइंग और हैपनिंग रेफर नहीं करती, जो स्टेट बताती है। स्टेट बताने वाले एक्शन में क्योंकि इनकम्प्लीशन नहीं होता, स्टेट बताने वाली जो वर्ब होती है उसमें इनकम्प्लीशन नहीं हो सकता है, क्योंकि या तो वो है या नहीं है। इसलिए जब उनमें इनकम्प्लीशन नहीं हो सकता तो उनको कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी नहीं रखते हैं, इंडेफिनिट टेंस में उनका यूज किया जाता है। ठीक है। खैर, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ऐसी वर्ब हैव ही है या लाइक ही है। नहीं, तो जो ऐसी वर्ब होती है वो मैं आपको लिखाने जा रहा हूं कि कौन सी ऐसी वर्ब है जिनका यूज हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते, या फिर कौन सी ऐसी वर्ब है जो स्टेट बताती है। ठीक है। तो देखिएगा, कुछ वर्ब ऐसी है जो स्टेट बताने का काम करती है, अब मैं उसे लिखने जा रहा हूं। ठीक है। तो देखिएगा, तो देखिए स्टूडेंट, कुछ वर्ब ऐसी होती है जो एक्शन रेफर करती है, लेकिन कुछ वर्ब ऐसी होती है जो स्टेट वगैरह बताती है, और जो वर्ब स्टेट बताती है वो नॉन एक्शन कैटेगरी की होती है। तो जो नॉन एक्शन कैटेगरी की वर्ब होती है उन वर्ब को हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं रखते। तो ये रही वो वर्ब जो मैंने बताया था कि कुछ वर्ब ऐसी है जो स्टेट बताती है। तो देखिएगा, सी, हियर, स्मेल, फील, टेस्ट, ठीक है ना, लुक, सीम, अपीयर, कंप्राइज, कंसिस्ट, कंटेन, थिंक, बिलीव, कंसिडर, ठीक है ना, लव, लाइक, फील, एग्री, एग्जिस्ट हो गया, ठीक है ना, बिलीव हो गया, बिलोंग हो गया, अंडरस्टैंड हो गया। तो ये सब ऐसी वर्ब है जो नॉन एक्शन कैटेगरी की होती है। ठीक है ना। तो जैसे पहली वर्ब है सी, हियर, स्मेल, फील, टेस्ट। तो खैर, अब मैं तुम्हें बारी बारी से समझाऊंगा। जैसे पहले मैंने ये वर्ब लिखी है सी, हियर, स्मेल, फील, टेस्ट। तो ये 5 वर्ब ऐसी होती है जो सेंस परसेप्शन की वर्ब होती है। क्या होता है? ये 5 वर्ब ऐसी है जो सेंस परसेप्शन की वर्ब होती है। यानी कि अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि इन 5 वर्ब का मीनिंग एक होता है। इन 5 वर्ब का मीनिंग एक होता है। तो वो मीनिंग क्या है? तो वो मीनिंग होता है नोटिस करना। ठीक है ना। तो सी, हियर, स्मेल, फील, टेस्ट, इन 5 वर्ब का मीनिंग होता है नोटिस करना। जैसे मान लो हमारे आसपास कुछ चीजें हैं, तो उन चीजों को मैंने मतलब आंखों से नोटिस किया, तो क्या होता है? सी। मैंने टंग से नोटिस किया तो टेस्ट, स्किन से नोटिस किया तो फील, और ईयर से फील किया मतलब ईयर से नोटिस किया तो हियर। ठीक है ना। तो ये नोटिस
बताता है, यानी पांचों वर्ब का मीनिंग एक होता है नोटिस करना, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, सी सबसे पहले, ठीक है ना। मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई एम सीइंग नो एरर इन दिस सेंटेंस। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि सी का मतलब क्या होता है, देखना, ठीक है ना, यानी कि नोटिस करना। और सी का मतलब और भी होते हैं, सी का मतलब मिलना भी होता है, ठीक है ना, सी यू लेटर बोल देते हैं। सी का मतलब मिलना भी होता है, सी का मतलब देखना भी होता है, और सी का मतलब नोटिस करना भी होता है। जब सी का मतलब नोटिस करना होता है तो उस मतलब वर्ब का कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनेगा। लेकिन जब सी का मतलब मिलना होता है या देखना होता है तो वो फिर एक्टिविटी को रेफर करने लग जाएगी, और फिर वहां पर हम उसका कॉन्टिन्यूअस टेंस बना सकते हैं। चलो, तो इस सेंटेंस में देखो एरर है नहीं है, ठीक है ना। तो आई एम सीइंग नो एरर इन दिस सेंटेंस। तो जैसे मैंने कहा सी का मतलब मिलना भी होता है, सी का मतलब देखना भी होता है, सी का मतलब नोटिस करना भी होता है। तो यहां पर जो ये सी वर्ब है इसका मतलब क्या है, मिलना, देखना या नोटिस करना। इतनी सेंस तो आप में होगी ही, या इतना मतलब कॉमन सेंस है कि यहां पर सी का मतलब मिलना नहीं हो सकता, क्योंकि नो एरर से तो कोई मिल ही नहीं सकता, ठीक है ना। दूसरी बात, यहां सी का मतलब देखना भी नहीं हो सकता, क्योंकि एरर का कोई फिजिकल शेप वगैरह नहीं होता, ना शेप होता ना कलर होता, तो एरर को हम देख भी नहीं सकते। एरर को केवल क्या किया जा सकता है, नोटिस किया जा सकता है। मान लो कहीं पर एट लिखा जाना था और वहां पर ओन लिखा गया, तो ये हमने क्या किया, नोटिस ही तो कर रहे हैं। तो यहां सी का मतलब नोटिस करना है, और जब सी का मतलब नोटिस करना होता है तो वहां पर इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनाया जा सकता। तो क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट टेंस, आई सी नो एरर इन दिस सेंटेंस। ओके, तो समझ रहे हो सी का खेल क्या होता है। अब देखिएगा नेक्स्ट वर्ब है हियर। तो हियर का मतलब क्या होता है, हियर का मतलब जब हम अपने ईयर से कुछ नोटिस करते हैं, यानी कि हमारे आसपास कुछ शोर हो रहा है। तो जब हमारे आसपास कुछ शोर होता है, नॉइज होता है, तो आप एक चीज बताओ, क्या हम उस मतलब नॉइज को सुनते हैं या फिर वो अपने आप नोटिस हो जाता है। सबको पता है अगर कहीं डीजे बजेगा आपके आसपास तो आपको नोटिस होगा, ये नहीं है कि आप सुन रहे हो उसको, नहीं ना, तो वो नोटिस होगा। तो वहां पर हियर वर्ब कभी भी एक्टिविटी को रेफर नहीं करती, ठीक है ना। तो खैर, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई was hearing some noise there. I was hearing some noise there. यानी कि मैं कुछ नॉइज सुन रहा था, यानी आई वॉज हियरिंग सम नॉइज देयर। सबको पता है अगर कोई शोर हो रहा है, मतलब वहां कुछ शोर हो रहा है, तो उसमें मैं कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा हूं, वो अपने आप मेरे कानों तक पहुंच रहा है और मैं उसको अपने कानों से नोटिस कर रहा हूं। तो हियर का मतलब यहां नोटिस करने से है। जब हियर का मतलब यहां नोटिस करने से है, ना कि कोई एक्टिविटी से, और ना ही इसमें मैं डूअर हूं, मतलब मैं कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा हूं, मेरे पास कोई शोर हो रहा है, वो मुझे अपने आप सुनाई दे रहा है। तो यहां हियर का मतलब नोटिस करना है, तो इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बन सकता। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये पास्ट था, तो हियर्ड, यानी कि आई हर्ड सम नॉइज देयर, आई हर्ड सम नॉइज देयर। ओके, खैर एक सेंटेंस और देखिएगा। जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई heard the story with interest. I heard the story with interest. अब यहां बताइएगा, I heard the story with interest, यानी मैंने इंटरेस्ट के साथ स्टोरी को सुना। सबको इस चीज में पता होगा कि इस सेंटेंस में आपने देखा विद इंटरेस्ट आ रहा है, जो हाउ का रिप्लाई है कि कैसे सुना, इंटरेस्ट के साथ। इसका मतलब यदि हाउ का रिप्लाई आ रहा है तो इसका मतलब मैं कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहा हूं, यानी मैंने कोई एक्शन परफॉर्म किया। यहां पर मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, बल्कि मैंने कुछ सुना। समझ में आ रही है, तो यानी मैं यहाँ डूअर हूं, कोई डूइंग एक्शन कर रहा हूं, मतलब कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हूं। तो यहां पर जो हर्ड वर्ब है वो एक्शन वर्ब होनी चाहिए, ना कि यहां नोटिस किया जा रहा है। समझ गए आप।
तो यहां पर हर्ड एक एक्शन वर्ब होनी चाहिए और सबको पता है हर्ड एक्शन वर्ब नहीं होती, हर्ड केवल क्या होता है उसे नोटिस किया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर जो हर्ड वर्ब है वो बिल्कुल गलत होगी क्योंकि यहां हमें एक्शन वर्ब चाहिए था और हर्ड के स्थान पर जो एक्शन वर्ब होती है वो लिसन होती है। क्या होते हैं? लिसन, क्योंकि ये पास्ट है तो क्या हो जाएगा जी? आई लिसन्ड। ठीक है जी, क्या हो जाएगा? आई लिसन्ड द स्टोरी। अब लिसन्ड वर्ब क्योंकि इंट्रांजिटिव है, इसके बाद डायरेक्ट इसका ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता, तो फिर क्या लगाएंगे हम? लिसन टू। तो क्या हो जाएगा? आई लिसन्ड टू द स्टोरी विद इंटरेस्ट। समझ में आई बात? हर्ड का यूज हमें एक्शन वर्ब के रूप में नहीं करना है। यदि हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं हमें ऐसी वर्ब चाहिए जो एक्शन को बताए, तो हर्ड के स्थान पर मतलब हियर के स्थान पर लिसन वर्ब एक होती है। क्योंकि लिसन इंट्रांजिटिव होती है तो उसके साथ प्रीपोजिशन के रूप में टू लगा दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा? आई लिसन टू द स्टोरी विद इंटरेस्ट। ओके, एक चीज मैं और बता दूं कि जैसे कोर्ट वगैरह में हियरिंग होती है तो वहां हियर का मतलब सुनवाई होता है और वहां कहते हैं द जज वाज हियरिंग द केस, तो वहां हियरिंग सही होता है क्योंकि वहां हियर का मतलब नोटिस करना नहीं ऑब्जर्व करना होता है, तो वहां हियरिंग बिल्कुल सही माना जाएगा। ओके, खैर अब कुछ वर्ब देखिएगा, सी वही वर्ब। अब ये जो तीन वर्ब है, स्मेल फील टेस्ट, स्मेल फील टेस्ट, ये वर्ब ऐसी होती है जो एक्शन भी होती है, बता दो, जो वर्ब एक्शन भी होती है और ये वर्ब लिंकिंग भी होती है, यानी स्टेट बताने का काम भी करती है। फिर से बता दूं, जो स्मेल होता है, फील होता है, टेस्ट होता है, ये वर्ब ऐसी होती है जो एक्शन भी होती है और स्टेट बताने का काम भी करती है, यानी फिर वो लिंकिंग वर्ब भी होती है। क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब जो होती है वो नॉन एक्शन कैटेगरी में होती है। ठीक है, तो इसलिए लिंकिंग वर्ब का कभी भी कंटीन्यूअस टेंस नहीं बनाया जाता। लिंकिंग वर्ब क्या है पहली वीडियो में बता रखा है। ठीक है, जो स्टेट बताने का काम करती है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, दे आर स्मेलिंग द फ्लावर्स। ओके, और मैंने एक सेंटेंस लिखा, द फ्लावर्स आर स्मेलिंग स्वीट। तो यहां देखिएगा, दे आर स्मेलिंग द फ्लावर्स और द फ्लावर्स आर स्मेलिंग स्वीट्स। तो यहां पर दोनों सेंटेंस में स्मेल वर्ब का यूज हुआ है। क्या हुआ है? दोनों सेंटेंस में स्मेल वर्ब का यूज हुआ है। तो यहां आप मुझे एक चीज बताइएगा कि स्मेल कहां पर एक्शन वर्ब है और कहां पर ये लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, तो एक सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब है और दूसरे सेंटेंस में यानी एक्शन वर्ब है। तो बताइएगा, एक चीज देखिएगा, अब स्मेल फील टेस्ट कब लिंकिंग वर्ब होगी, कब एक्शन वर्ब होगी? एक तो पता हम तब लगा सकते हैं इनके सब्जेक्ट से। जैसे स्मेलिंग मेन वर्ब है, इसका सब्जेक्ट क्या है? दे, और यहां स्मेलिंग मेन वर्ब है, इनका सब्जेक्ट है फ्लावर्स। अब एक चीज बताओ, स्मेल करने का काम कौन कर सकता है? जब कोई सब्जेक्ट ऐसा हो जो कोई पर्सन वगैरह हो, ठीक है ना, वो कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हो। दे का मतलब यहाँ कुछ व्यक्ति हैं, वो स्मेल कर रहे हैं फ्लोर्स को, यानी यहाँ वो स्मेल करने की एक्टिविटी को कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सब्जेक्ट तो यहाँ दे है, तो इसका मतलब एक्टिविटी हो रही है। तो यहाँ स्मेल वर्ब का मतलब है जी एक्शन वर्ब है। क्या है जी? एक्शन वर्ब है, क्योंकि ये नेम ऑफ एक्टिविटी है, नेम ऑफ एक्शन है, तो इनको हम कंटिन्यूअस टेंस यानी इनकम्प्लीट स्टेट में रख सकते हैं। तो ये सेंटेंस सही हो गया। ओके, लेकिन फिर दूसरा सेंटेंस देखा, द फ्लोर्स आर स्मेलिंग स्वीट। अब सबको पता है कि जो फ्लोर्स है वो अपने आप स्मेल नहीं कर सकते। ठीक है, और इसलिए, और दूसरी बात, यहां पर जो मेन वर्ब के बाद आ रहा है वो स्वीट एडजेक्टिव आ रहा है, और यहां ये एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। किसका कॉम्प्लीमेंट है? सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से कौन जोड़ती है? लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब कभी भी कंटीन्यूअस टेंस में नहीं आती क्योंकि वो एक स्टेट बताने का काम करती है। तो फिर हम लिख सकते हैं स्मेल। समझ में आई बात? तो पहली बात तो यह है कि यहां पर स्मेलिंग के बाद द फ्लोर्स ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, यहां स्वीट एडजेक्टिव लिखा हुआ है। दूसरी सबसे बड़ी बात,
सब्जेक्ट यहाँ डूअर है, वो कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो स्मेल का मतलब एक्टिविटी है। यहाँ पर फ्लोर्स एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, जबकि फ्लोर्स की स्टेट बताया जा रहा है कि वो स्वीट है। तो स्मेल यहाँ लिंकिंग वर्ब थी। लिंकिंग वर्ब नॉन एक्शन वर्ब होती है क्योंकि वो स्टेट बताने का काम करती है, इसलिए उनको इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। समझ गया? तो स्मेल, फील, टेस्ट एक्शन भी होती है, लिंकिंग वर्ब भी होती है। जब स्मेल का मतलब स्मेल करना होता है, फील करना है, टेस्ट करना होता है, तो क्या होता है जी, वो डूइंग होती है और कोई ना कोई उस एक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है। सब्जेक्ट देखकर आप पता लगा ही लोगे। ओके, चलिए जी, ये 5 वर्ब हुई। फिर आया लुक, सीम, अपीयर। लुक, सीम, अपीयर। मैं आपको बता दूं 3 वर्ब ऐसी है, लुक, सीम, अपीयर, जो कि अपीयरेंस की वर्ब होती है। क्या होती है? जो कि अपीयरेंस की वर्ब होती है, यानी ये दर्शाती है किसी के अपीयरेंस ऑफ समबडी, मतलब किसी के अपीयरेंस को दर्शाती है। ठीक है ना? बहुत सी बार कोई सोचते हैं कि लुक का मतलब होता है देखना, नहीं, लुक का मतलब होता है दिखाई देना। ठीक है, लुक का मतलब दिखाई देना होता है, ना कि देखना होता है। जब लुक का मतलब दिखाई देना होता है, यानी ये स्टेटिव वर्ब होती है, स्टेट बताने का काम करती है और किसी के अपीयरेंस को बताती है, तो ये नॉन एक्शन कैटेगरी की होती है। इसको भी आप कभी कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं लिख सकते। जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही इज लुकिंग हैंडसम। तो आपने देखा कि मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही इज लुकिंग हैंडसम। तो अब आप ही देख लीजिएगा, ही इज लुकिंग हैंडसम। अब ये तो नहीं कि वो हैंडसम को देख रहा है, नहीं, वो हैंडसम दिखाई दे रहा है। ठीक है ना? तो लुक, सीम, अपीयर तीनों का मतलब एक होता है दिखाई देना। ठीक है, और ये किसी के अपीयरेंस को बताता है कि ये ही का अपीयरेंस क्या है, हैंडसम है। तो यहां पर लुक कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रही है और लुक कभी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकती। हाँ, लुक एट का मतलब होता है देखना। ठीक है ना? तो यहां खैर कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनेगा, तो क्या बन जाएगा, इंडेफिनिट टेंस, ही लुक्स हैंडसम। ओके, खैर, तो याद रखना लुक, सीम, अपीयर तीनों का मतलब होता है दिखाई देना। ठीक है जी, और ये अपीयरेंस शो कराती है। जैसे सी, हियर, स्मेल, फील, टेस्ट सेंस परसेप्शन की वर्ब होती है। लुक, सीम, अपीयर अपीयरेंस की वर्ब होती है। समझ गए आप? चलो ठीक है। अब आया जी आपका थिंक, बिलीव, कंसीडर। ठीक है, थिंक, बिलीव, कंसीडर, इन तीनों वर्ब का मतलब क्या होता है समझिएगा। थिंक, बिलीव, कंसीडर, इन तीनों का मतलब होता है कंसीडर समथिंग, यानी कुछ मानना। ठीक है, थिंक, बिलीव, कंसीडर तीनों का मतलब होता है बिलीव करना, कुछ मानना। ठीक है, कंसीडर करना। समझिएगा, मैं सेंटेंस लिखता हूं। जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही इज थिंकिंग himself, he is thinking himself wise। यानी ये मैंने एक सेंटेंस लिखा, he is thinking himself wise। तो यहां पर देखिएगा think का मतलब क्या होगा, he is thinking। think का मतलब बहुत से लोग सोचते हैं सोचना होता है। ठीक है ना, कि think का मतलब सोचना होता है, नहीं, think का मतलब कुछ मानना होता है। जैसे he is thinking himself wise, वह अपने आप को वाइज मानता है। ठीक है ना, वह अपने आप को वाइज मानता है। तो यहाँ पर थिंक जो है कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करता है, तो वो मानता है या नहीं मानता है। तो आप इसको इनकम्प्लीट स्टेट में नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पर थिंक एक्टिविटी को रेफर नहीं कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस नहीं, इंडेफिनिट टेंस बनेगा फिर से, क्योंकि ही सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा, ही थिंक्स हिमसेल्फ वाइज। ओके, यदि मैं नेक्स्ट सेंटेंस यहां देखूं तो सेंटेंस है, ये तो हुआ थिंक। अगर मैं सेंटेंस लिखूं, ही इज थिंकिंग अबाउट हिज फैमिली, he is thinking about his family, मतलब अब यहां समझिएगा, he is thinking about his family में मतलब क्या है, मेथड देखेगा। थिंक वर्ब होता है, उसका मतलब होता है कुछ मानना। ठीक है ना, लेकिन याद रखना थिंक अबाउट एक फ्रेजल वर्ब होती है। थिंक अबाउट एक फ्रेजल वर्ब होती है, जिसका मतलब होता है सोचना। थिंक अबाउट का मतलब होता है सोचना, और ये एक नेम ऑफ एक्टिविटी होता है। तो ही इज थिंकिंग अबाउट हिज फैमिली, मतलब अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ थिंक जो वर्ब है, थिंक अबाउट जो फ्रेजल वर्ब है, ये एक नेम ऑफ एक्टिविटी होता है और ये एक्शन है। क्योंकि ये नेम ऑफ एक्टिविटी होता है, तो इसको हम इनकम्प्लीट स्टेट में लिख सकते हैं, और ये बिल्कुल सही हो गया। तो थिंक को हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं लिख सकते, लेकिन थिंक अबाउट को हम थिंकिंग अबाउट कर सकते हैं, क्योंकि ये नेम ऑफ एक्टिविटी है।
एक सेंटेंस वर्ड है, जैसे मैंने लिखा व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ, व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ दिस मैन, व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ दिस मैन, व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ दिस मैन। अब यहां पर समझिएगा क्या मैटर है, यहां भी थिंक ऑफ आया है, पहले में था थिंक जिसका मतलब कुछ मानना, थिंक अबाउट सोचना, फिर थिंक ऑफ क्या होता है, थिंक ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है टू हैव सम ओपिनियन, टू हैव सम ओपिनियन अबाउट समबडी, मतलब किसी के बारे में कुछ ओपिनियन रखना, ठीक है ना। तो किसी के बारे में कुछ ओपिनियन रखना, या तो कुछ ओपिनियन रखते हैं नहीं रखते हैं, ठीक है ना। थिंक ऑफ भी एक ऐसी वर्ब है जो स्टेट रेफर करती है, ना कि एक्टिविटी, ठीक है ना। तो इसीलिए थिंक ऑफ को भी कभी कंटिन्यूअस में मत रखा करो, तो यहां थिंक ऑफ होगा, और यहां आर के स्थान पर यहां पर डू होगा, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस मैन। तो थिंक वर्ब को याद रखना, यदि थिंक आ रही है वर्ब तो कंटिन्यूअस नहीं होगा। थिंक अबाउट का मतलब होता है, थिंक अबाउट का मतलब होता है कुछ सोचना, टू पोंडर, तो थिंक अबाउट एक एक्टिविटी को रेफर करता है, तो थिंकिंग अबाउट हो सकता है। थिंक ऑफ एक फ्रेजल वर्ब होती है, थिंक ऑफ एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मतलब होता है टू हैव सम ओपिनियन अबाउट समबडी, मतलब किसी के बारे में कुछ ओपिनियन होना, क्योंकि ओपिनियन होना नहीं होना वो स्टेट रेफर करती है ना कि एक्टिविटी, तो उसका भी कंटीन्यूअस टेंस नहीं बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है जी। चलिए जी, थिंक हुआ। बिलीव, तो थिंक और बिलीव, बिलीव एक ऐसी वर्ब है जिसमें मतलब काफी क्वेश्चन आते हैं बिलीव वर्ब से रिलेटेड भी, तो बिलीव का मतलब क्या होता है इसको समझिएगा ना। तो बिलीव वर्ब का मतलब क्या होता है इसको जरा समझिएगा, मैं बताता हूं। बिलीव, जैसे मान लो मैंने सेंटेंस लिखा, दे डोंट बिलीव दिस न्यूज, ओके, दे डोंट बिलीव दिस न्यूज। दूसरा सेंटेंस है जी, दे डोंट बिलीव दिस सिस्टम। तीसरा सेंटेंस है, दे डोंट बिलीव डैश गोल्ड। तो समझिएगा यहां पर ये तीन सेंटेंस लिखे हुए हैं, तीनों सेंटेंस में एक कॉमन वर्ब बिलीव आई हुई है, ठीक है ना। खैर, बिलीव वर्ब का मतलब होता है, जो बिलीव वर्ब है जी, बिलीव वर्ब का मतलब होगा टू कंसीडर समथिंग ट्रू, ठीक है ना। बिलीव का मतलब क्या होता है जी, टू कंसीडर समथिंग ट्रू, टू कंसीडर समथिंग ट्रू मतलब किसी को सच मानना, ठीक है ना। तो बिलीव वर्ब का मतलब होता है टू कंसीडर समथिंग ट्रू, जो यहां पर भी है। पहले सेंटेंस में बिलीव का मतलब है टू कंसीडर समथिंग ट्रू, यानी दे डोंट कंसीडर दिस न्यूज ट्रू, मतलब वो इस न्यूज को ट्रू नहीं मानते। तो बिलीव वर्ब का जो मतलब होता है वो यहीं पर है, इसका मतलब है जी टू कंसीडर समथिंग ट्रू, ठीक है, ऊपर वाले सेंटेंस में। दूसरे सेंटेंस में क्या है, दे डोंट बिलीव दिस सिस्टम, तो नीचे जो बिलीव है इसका मतलब होता है जी टू सपोर्ट, यानी किसी का फेवर करना, किसी को सपोर्ट करना। तो सेकंड सेंटेंस में जो बिलीव आया हुआ है इसका मतलब होता है टू सपोर्ट, यानी किसी चीज का फेवर करना। तो चलो क्या, सेकंड सेंटेंस बिलीव का मतलब टू सपोर्ट, और पहले सेंटेंस बिलीव का मतलब टू कंसीडर समथिंग ट्रू। थर्ड सेंटेंस में बिलीव का मतलब आप जान ही गए होंगे, टू हैव फेथ। क्या होता है जी, थर्ड सेंटेंस में होता है टू हैव फेथ, यानी कि लगोड़ में विश्वास मान मतलब होना, ठीक है। तो थर्ड सेंटेंस में बिलीव का मतलब होता है टू हैव फेथ। अब मैं तुम्हें बताऊं कि इन तीनों बिलीव वर्ब का मतलब अलग अलग है, तो फिर सेंटेंस में इनका कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग क्या है। जैसे यदि बिलीव का मतलब कहीं आता है टू कंसीडर समथिंग ट्रू, तो ये वर्ब ट्रांजिटिव होती है और इसके साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी, ठीक है, कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी। लेकिन जब बिलीव का मतलब होता है टू सपोर्ट या टू हैव फेथ, मतलब किसी के फेवर में होना या फिर विश्वास रखना, ठीक है, तो फिर इनके साथ प्रेपोजिशन के रूप में आएगा इन।
दे डोंट बिलीव इन दिस सिस्टम या फिर दे डोंट बिलीव इन गॉड। ओके, तो यदि बिलीव का मतलब होता है टू कंसीडर समथिंग ट्रू, तो फिर वहां पर कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी, क्योंकि वहां पर बिलीव जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जो अपने साथ अपना ऑब्जेक्ट लाती है। लेकिन जब बिलीव का मतलब होता है टू सपोर्ट या फिर टू हैव फेथ, तो वहां पर जो बिलीव वर्ब होती है वो उनके साथ प्रेपोजिशन यूज होती है इन, वहां पर वो इंट्रांजिटिव होती है। समझ गए आप? आईएनजी में तो आएगी नहीं, बस ये प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट था जो मैंने तुम्हें बताया। चलो जी, खैर थिंक बिलीव कंसीडर हो गया। चलो जी, थिंक बिलीव कंसीडर हो गया। ओके, अब आते हैं कंप्राइज, कंटेन, कंसिस्ट, इंक्लूड। अब ये जो चारों वर्ब होती है, कंप्राइज, कंटेन, कंसिस्ट, इंक्लूड, ये चारों जो वर्ब है ये इंक्लूजन की वर्ब होती है। किसकी वर्ब होती है जी? इंक्लूजन, यानी ये बताती है कि किसी के अंदर कोई चीज इंक्लूड है। तो क्योंकि इन चारों वर्ब का मतलब होता है इंक्लूड करना, मतलब इंक्लूजन की वर्ब होती है, तो ये नेम ऑफ एक्शन नहीं होती है, इंक्लूजन की वर्ब होती है। क्योंकि ये इंक्लूजन की वर्ब होती है तो इनको हम इनकम्प्लीट स्टेटमेंट नहीं रख सकते, या तो कोई चीज है या फिर नहीं है। ओके, तो थिंक, कंप्राइज, कंसिस्ट, कंटेन, इंक्लूड को हम कंटिन्यूअस टेंस नहीं बना सकते, ये हकीकत है। जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस बोला कि इट इज कंटेनिंग सम बुक्स, इट इज कंटेनिंग सम बुक्स, मतलब ये इसमें कुछ बुक है, तो आप फिर वो कंटेनिंग नहीं कर सकते, क्योंकि आप वहां पर इंक्लूजन बता रहे हो कि किसी चीज के अंदर कोई बुक्स है। तो जब आप इंक्लूजन बता रहे हो ना कि एक्टिविटी, तो फिर आप उसका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बना सकते। ठीक है, तो समझ में आई? कंप्राइज, कंटेन, कंसिस्ट, इंक्लूड को आप कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनाना है। खैर, इसमें एक वर्ब है कंसिस्ट। तो कंसिस्ट के साथ देखिएगा, कंसिस्ट के साथ क्या होता है, और कंसिस्ट में काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, एक सेंटेंस क्या मैं आपको बता रहा हूं। मान लो हमारे पास कोई टोटल है, ठीक है, और इस टोटल को हमने बोल दिया ए, यानी हमारे पास कोई टोटल कोई चीज है उसको बोल दिया हमने ए। इस ए के अंदर जो है हमारे पास कोई चीज है, जैसे एक हो गया एक्स, एक हो गया वाई और एक हो गया जेड। ठीक है जी, एक्स वाई और जेड, इसको जी बोलते हैं, एक्स वाई जेड। तो ए टोटल है और उसके पार्ट है एक्स वाई और जेड। ठीक है, चलिए जी, मान लो मैंने दो सेंटेंस फिर ये लिखा, इसका सेंटेंस बनाकर, मतलब इसको हम किस तरह से लिखेंगे, जैसे ए कंसिस्ट डैश एक्स वाई एंड जेड। ओके, ए कंसिस्ट डैश एक्स वाई एंड जेड। दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई एंड जेड कंसिस्ट डैश ए। यानी एक बात को दो तरह से लिखा गया, यानी मीनिंग तो एक है लेकिन कॉन्टेक्चुअली मीनिंग अलग है। ठीक है ना? जैसे एक चीज देखो, यहां क्या है, ए कंसिस्ट, ए टोटल है, ए टोटल है, इस टोटल के अंदर ये एक्स वाई और जेड है टोटल के अंदर, तो यहां टोटल है और ये इसके पार्ट है। लेकिन दूसरे सेंटेंस में आपने देखा जो सब्जेक्ट है एक्स वाई जेड, ठीक है ना, ये अपने अंदर ए को नहीं रखते, ये ए के अंदर है। ओके, तो पहले सेंटेंस में कंसिस्ट का मतलब है जी इंक्लूड करना। ओके, पहले सेंटेंस में कंसिस्ट का मतलब है इंक्लूड करना, और सेंटेंस सेकंड में कंसिस्ट का मतलब है बी इंक्लूडेड। बी इंक्लूडेड का मतलब है इनके अंदर ए नहीं है, बल्कि किसी के अंदर है। ठीक है ना? तो याद रखना, जब कंसिस्ट वर्ब आई हो तो कंसिस्ट वर्ब के साथ ऐसा सब्जेक्ट है जो टोटल है और अपने अंदर वो एक्स वाई जेड मतलब उसके पार्ट है, तो फिर वहां कंसिस्ट के साथ ऑफ लगता है, और जहां पर कंसिस्ट का मतलब बी इंक्लूडेड होगा तो वहां फिर वो इन होगा कि वो ए के अंदर है। ठीक है, तो कंसिस्ट के साथ ऑफ भी आता है, कंसिस्ट के साथ इन भी आता है। कंसिस्ट के साथ ऑफ तब आता है जब कंसिस्ट का मतलब होता है इंक्लूड, मतलब उसके अंदर कोई चीज है, और जो कंसिस्ट का मतलब होता है बी इंक्लूडेड। ठीक है ना? कोई सब्जेक्ट के अंदर कोई चीज नहीं, बल्कि कोई सब्जेक्ट खुद ही किसी चीज के अंदर है तो वो बी इंक्लूडेड होगा, तो वहां पर फिर क्या होगा जी, इन होगा। ओके, खैर दो सेंटेंस में आपके लिए और छोड़ रहा हूं, तो देखना जरा उसमें क्या होगा।
मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, हिज डाइट कंसिस्ट्स डैश फ्रूट एंड मिल्क। मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, हिज डाइट कंसिस्ट डैश फ्रूट एंड मिल्क, और सेकंड सेंटेंस है जी फ्रूट एंड मिल्क कंसिस्ट डैश हिज डाइट। ये ओके। अब आपसे पूछा गया है कि किस सेंटेंस में ऑफ आएगा और किस सेंटेंस में इन आएगा, समझिएगा। हिज डाइट कंसिस्ट डैश फ्रूट एंड मिल्क। अब एक चीज बताओ, डाइट के अंदर फ्रूट एंड मिल्क होंगे या फ्रूट और मिल्क के अंदर डाइट होंगे? टोटल क्या है, डाइट या फ्रूट एंड मिल्क? सबको पता है टोटल डाइट ही होगा। जब टोटल डाइट है उसके अंदर फ्रूट एंड मिल्क पार्ट है तो कंसिस्ट के साथ ऑफ लगेगा, और फ्रूट और मिल्क पार्ट है, इसके अंदर डाइट नहीं, डाइट के अंदर ये है, तो यहाँ बी इंक्लूडेड है इसका मीनिंग, तो फिर क्या होगा, इन। ओके, तो समझ में आई बात। कंसिस्ट के साथ ओ भी आता है, कंसिस्ट के साथ इन भी आता है, वो सेंटेंस पर डिपेंड करता है कि टोटल में पार्ट है या पार्ट में टोटल। यानी कंसिस्ट का मतलब यदि इंक्लूड है तो ऑफ आएगा, बी इंक्लूडेड है तो इन आएगा। ओके, चलिए से यानी खैर एक चीज तो समझ में आएगी, कंप्राइज, कंटेन, कंसिस्ट और खुद इंक्लूड, ये चारों इंक्लूजन की वर्ब होती है। क्योंकि इंक्लूजन की वर्ब होती है ना कि नेम ऑफ एक्टिविटी, तो इनको हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं लिख सकते। कंसिस्ट का क्या कॉन्सेप्ट था मैंने बताया। ओके, चलिए जी, ये भी होगा जी। खैर नेक्स्ट है हैव, पजेस, ऑन। हैव, पजेस, ऑन मैं बता ही चुका हूं। खैर हैव के बारे में तो ये तीन वर्ब ऐसी होती है, हैव, पजेस, ऑन, जो कि पजेशन की वर्ब होती है। क्या बताया, जो कि पजेशन की वर्ब होती है। क्योंकि ये पजेशन की वर्ब होती है तो ये कंटिन्यूअस टेंस में नहीं लिखी जा सकती, क्योंकि ये नेम ऑफ एक्टिविटी नहीं है, ये नेम ऑफ पजेशन है। ठीक है, तो इनका हम आईएनजी फॉर्म में नहीं लिख सकते। हाँ, एक चीज मैं बता रहा हूं, पजेस और ऑन ये दो वर्ब तो हमेशा पजेशन शो कराएगी, लेकिन जो हैव है इसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, हैव पजेशन शो कराती है या फिर किसी इवेंट के लिए आती है। ठीक है ना, जैसे मैंने कहा कि दे आर हैविंग सम रेस्ट और दे आर हैविंग सम कार्स। दे आर हैविंग सम रेस्ट और दे आर हैविंग सम कार्स, तो रेस्ट करना एक नेम ऑफ एक्टिविटी है ना कि पजेशन। तो रेस्ट एक नेम ऑफ एक्टिविटी है, तो है वहां पर एक्टिविटी यानी नेम ऑफ एक्शन है, तो आईएनजी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन दे आर हैविंग सम कार्स मतलब उनके पास कुछ कार है, कार का होना एक नेम ऑफ पोजेशन है। ठीक है ना, तो उनके पास कार यानी प्रेजेंस ऑफ पोजेशन, तो फिर वहां हैविंग नहीं होगा, वहां होगा दे हैव सम कार्स। ओके, तो खैर हैव का आपने पढ़ा। नेक्स्ट लैक, वांट। खैर मैं आपको बताऊं, लैक और वांट भी पोजेशन ही शो करती है, लैक और वांट, समझिएगा। मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई हैव या फिर लैक मनी। देखिएगा इन दोनों सेंटेंस में आपने देखा आई हैव या लैक मनी, भाई मेरे पास धन है या मेरे पास धन की कमी है। देखिएगा हैव और लैक दोनों पोजेशन बताती है, लेकिन फर्क है, हैव और लैक में फर्क क्या है। जो हैव है, हैव का मतलब है मेरे पास कुछ है, तो हैव का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ पोजेशन। हैव का मतलब क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ पोजेशन होता है। हैव का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ पोजेशन, जबकि लैक वर्ब का मतलब होता है अब्सेंस ऑफ पोजेशन। क्या होता है जी, अब्सेंस ऑफ पोजेशन होता है। फिर से बता दूं, लैक भी पोजेशन शो करती है, हैव भी पोजेशन शो करती है, बट दोनों में अंतर है। हैव का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ पोजेशन यानी मेरे पास कुछ है, और लैक का मतलब है कि मेरे पास वो नहीं है। तो लैक होता है एब्सेंस ऑफ पोजेशन। समझिए बात, दोनों पोजेशन के वर्ब है, आईएनजी नहीं लगेगा। हैव में आईएनजी लग सकता है जब उसका मतलब होता है कोई इवेंट, कोई एक्टिविटी। जैसे चलो खैर मैंने बता दिया, तो लैक और वांट भी पोजेशन के वर्ब है, लेकिन ये होता है एब्सेंस ऑफ पोजेशन। नीड भी खैर ऐसी वर्ब है, इनमें आईएनजी नहीं लगेगा। नीड भी मतलब इन्हीं से रिलेटेड वर्ब है। खैर अब नेक्स्ट है नो। नो वर्ब सबको पता है, जो नो वर्ब है वो नॉलेज नाउन से बनी है, क्योंकि जो नो वर्ब है
वो किससे बनी है? तो नो वर्ब जो बनी है वो नॉलेज नाउन से बनी है जी। नॉलेज नाउन से बनी है, क्योंकि नॉलेज एक मेंटल स्टेट को रेफर करने की वर्ब मतलब नाउन है। जो नॉलेज है वो मेंटल स्टेट है, ठीक है ना। नो जो वर्ब है वो फिर मेंटल स्टेट को रेफर करती है, क्योंकि ये मेंटल स्टेट को रेफर करती है तो इनके साथ आईएनजी मत लगाया करो। जैसे हो जाता है आई एम नोइंग यू, ही इज नोइंग यू, तो वगैरह वगैरह मत लगाया करो ना, नो में आईएनजी मत लगाया करो, क्योंकि नो मेंटल स्टेट की वर्ब है। ओके, खैर मीन भी मेंटल स्टेट की वर्ब होती है। मीन का मतलब होता है टू हैव समथिंग इन योर माइंड, मतलब कुछ तुम्हारे माइंड में होना, टू हैव समथिंग इन योर माइंड, ठीक है। जैसे मान लो मैंने किसी से पूछा व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन, तो उसका मतलब हम पूछ रहे हैं व्हाट डू यू हैव योर माइंड, व्हाट डू यू हैव योर माइंड, कि तुम्हारे माइंड में क्या है, ठीक है ना। तो मीन का मतलब भी मेंटल स्टेट को रेफर करने की वर्ब होती है, और उसका मतलब होता है टू हैव समथिंग इन योर माइंड, टू हैव समथिंग इन योर माइंड। समझ में आई बात? तो मीन का मतलब होता है टू हैव समथिंग इन योर माइंड। जैसे व्हाट डू यू मीन का मतलब होता है व्हाट डू यू हैव इन योर माइंड। तो मीन वर्ब को भी आप आईएनजी में नहीं लिख सकते, यानी कंटीन्यूअस में नहीं लिख सकते, क्योंकि वो भी मेंटल स्टेट की वर्ब होती है। ओके, डिपेंड खैर होता ही है, ये तो कोई किसी पर डिपेंड है नहीं है। ओके, इसका भी कंटीन्यूअस टेंस नहीं बनेगा जी। खैर देखिएगा, ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा, देखिएगा। नेक्स्ट वर्ब है एग्री। एग्री वर्ब से रिलेटेड समझिएगा। एग्री वर्ब क्या होता है? एग्री का मतलब सहमत होना, ठीक है। तो एग्री भी स्टेटिव वर्ब होती है, स्टेट बताने वाली। जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, माई पेरेंट्स आर नॉट एग्री ऑन दिस मैटर, ये माई पेरेंट्स आर नॉट एग्री ऑन दिस मैटर। तो ये सेंटेंस देखो सही है या गलत है। खैर इस सेंटेंस को समझने के लिए एक सेंटेंस और देखिएगा। जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, माई फ्रेंड्स आर टीच इंग्लिश, मान लो ये। तो पहला सेंटेंस थोड़ा बाद में देखना, दूसरा सेंटेंस को आप पहले देख लो। माई फ्रेंड्स आर टीच इंग्लिश, क्या ये सेंटेंस सही है? देखो, आर यहां पर हेल्पिंग वर्ब है और टीच यहां पर मेन वर्ब है। आर हेल्पिंग वर्ब है और टीच क्या है जी? मेन वर्ब है। सबको पता है जो इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग, तो ये बी की फॉर्म होती है। बताया था पहले भी, इज, एम, आर, वाज, वर वगैरह बी की फॉर्म होती है, बी की फॉर्म। पूरी ग्रामर में जो बी की फॉर्म का यूज होता है वो दो तरह से होता है। या तो हम बी की फॉर्म का यूज करते हैं कौन से टेंस में? कॉन्टिन्यूअस टेंस में। याद रखना, जो भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उनमें हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी? बी की फॉर्म आएगी। तो बी का फॉर्म एक तो होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने में, एक बी का प्रयोग होता है पैसिव वॉइस बनाने में, पैसिव वॉइस। तो बी का यूज दो तरह से होता है, या तो हम बी की फॉर्म का यूज करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने में, या फिर बी की फॉर्म का यूज करते हैं पैसिव वॉइस बनाने में। जब बी की फॉर्म का यूज कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने में होता है तो हमेशा आईएनजी फॉर्म में उसको लिखा जाता है। इज, एम, आर, वाज, वर के साथ आईएनजी इसीलिए आता है हमेशा क्योंकि वो कॉन्टिन्यूअस टेंस बताते हैं। जब बी का यूज पैसिव वॉइस में होता है तो हमेशा वहां पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को रखा जाता है। क्या रखा जाता है जी? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में, पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस वो वॉइस होते हैं जिसमें वर्ब जो होती है, जो एक्शन होता है, उसका डूअर सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट कोई और होता है, तो पैसिव वॉइस। लेकिन जब वर्ब के साथ उसका डूअर सब्जेक्ट बनकर रहता है तो वो एक्टिव वॉइस। ये आपको पता ही है, खैर ये तो मैं आगे बताऊंगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं। चलो जी, अब देखिएगा, माई फ्रेंड्स आर टीच इंग्लिश, तो आर यहां पर बी की फॉर्म है। सबको पता है बी की फॉर्म के साथ भाई या तो आईएनजी आना था, टीचिंग करना था, या फिर टोट यानी थर्ड फॉर्म आनी थी अगर हमें पैसिव वॉइस बनाना होता। ना तो ये टीचिंग ही है ना ये टोट ही है, तो फिर इज, एम, आर, वाज, वर के साथ आप फर्स्ट फॉर्म को नहीं लिख सकते। या तो उसको आईएनजी में लिखो एक्टिव वॉइस कंटीन्यूअस बनाने के लिए, या फिर उसके साथ थर्ड फॉर्म लिखो पैसिव वॉइस बनाने के लिए। तो खैर टीच यहां बिल्कुल गलत होगा,
या तो टीचिंग करो, अगर आप टीचिंग करोगे, भाई मैंने कहा या तो इसको टीचिंग करो, आप टीचिंग से हो जाएंगे कि जो मेरे दोस्त हैं वो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, या फिर इसको टोट करो। टोट करने से जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस बन जाएगा, लेकिन मीनिंग बदल जाएगा कि मेरी फ्रेंड, मतलब जो मेरे फ्रेंड है वो पढ़ते हैं, ठीक है ना, इंग्लिश, मतलब उनको कोई और पढ़ाता है, ठीक है। तो ये तो टीचिंग भी सही है, टोट भी सही है, बस मीनिंग अलग अलग है, लेकिन आर के साथ होगा ऐसे, ये तो आईएनजी या फिर थर्ड फॉर्म, ठीक है। चलो जी, अब जो कॉन्सेप्ट यहां पर लागू हुआ है वही कॉन्सेप्ट ऊपर भी लागू होना चाहिए, या नहीं? ऊपर भी तो बी की फॉर्म आ रही है, आर नोट, तो जो कॉन्सेप्ट नीचे था वही कॉन्सेप्ट ऊपर होगा। माई पेरेंट्स आर नॉट एग्री ऑन दिस मैटर, या तो एग्री का एग्रीइंग करो या एग्री का एग्रीड करो, लेकिन ना तो एग्री का एग्रीइंग कर सकते, ना एग्री का एग्रीड कर सकते। क्यों? क्योंकि एग्री जो होता है वो स्टेट बताने वाले वर्ब होती है, एग्री कोई एक्शन वर्ब नहीं होती है, नॉन एक्शन कैटेगरी की होती है। क्योंकि एग्री नॉन एक्शन कैटेगरी की होता है तो इनको हम इनकम्प्लीट स्टेट में नहीं रख सकते, तो एग्रीइंग तो भूल ही जाइए। दूसरी बात, क्योंकि एग्री इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसीलिए इनका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता, तो एग्रीड भी नहीं होगा। तो एग्री का एग्री होगा, बस क्या करिएगा, इस कॉन्टिन्यूअस बी के फॉर्म को हटाकर इंडेफिनिट लिख दीजिएगा, और क्या हो जाएगा, माई पेरेंट्स डू नॉट एग्री ऑन दिस मैटर, ठीक है। तो ये एग्री का कॉन्सेप्ट होता है। दूसरी बात, एक सेंटेंस मोड लिख रहा हूं जो आप बोलचाल में यूज करते हैं, आई एम एग्री विद यू, आई एम एग्री विद यू। देखो बहुत से बच्चे बोल जाते हैं आई एम एग्री विद यू, फिर वो ये नहीं जान पाते हमने कह क्या दिया, उसका असर क्या पड़ने वाला है, ठीक है। क्योंकि वो बोल देता है आई एम एग्री विद यू, मैं सहमत हूं तुमसे, ठीक है। अरे भाई, जब तुमने एग्री के साथ एम लगाया तो एम क्या है, बी की फॉर्म। अगर यहां तुम्हें एम यूज करना था तो इसमें आईएनजी लगाते या फिर थर्ड फॉर्म लगाते, क्योंकि एग्री वर्ब का ना तो कॉन्टिन्यूअस बन सकता ना पैसिव, तो फिर आप एम काहे को लगा रहे हो, तो एम नहीं होगा, तो केवल क्या होगा, आई एग्री विद यू, ओके, आई एग्री विद यू। तो समझ आया एग्री का कॉन्सेप्ट। खैर चलिएगा, ये हुआ एग्री। खैर, होप, लव, लाइक, प्रेफर, सबको पता है लव लाइक पसंद करना होता है, ठीक है ना। या तो आप किसी को प्यार करते हो, नहीं करते हो, पसंद करते हो, नहीं करते हो, या तो आप आशा रखते हो, नहीं रखते हो। तो कहने का मतलब होता है होप, लव, लाइक, प्रेफर, मतलब एग्जिस्ट करना, ठीक है ना। इन वर्ब, क्योंकि ये स्टेटिव वर्ब है, स्टेट बताने वाली वर्ब होती है, ये कोई नेम ऑफ एक्शन नहीं होता। किसी को पसंद करना ना करना काहे का एक्शन है, ठीक है ना, वो आपकी स्टेट बता रहे हैं, ठीक है। तो उनका भी कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनेगा, ठीक है ना। एडमायर भी यही होता है ना, नोटिस बता ही दिया। खैर, रिजेंबल, रिमेंबर, फॉरगेट, फॉरगिव, अंडरस्टैंड, बिलोंग, डाउट, etc। खैर, ये वर्ब है, इनको देख लेते हैं। देखिएगा रिजेंबल क्या होता है, पर रिजेंबल समझ लीजिएगा, ठीक है। रिजेंबल से आ जाता है क्वेश्चन कभी, मतलब फिलअप में आ जाता है ना, फिलर्स वगैरह में। देखिएगा, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही इज resembling to his father। मैंने एक सेंटेंस लिखा, he is resembling to his father। तो resemble का जो मीन्स होता है, resemble का मतलब क्या होता है, जरा पहले आप ये सोचो। resemble जो होता है, resemble वर्ब का मीन क्या होता है, मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, resemble जो वर्ब होती है, इसका मतलब होता है लुक लाइक, मतलब किसी के जैसा दिखना। रिजेंबल वर्ब का मतलब होता है लुक लाइक। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, रिजेंबल का प्रयोग तब किया जाता है जब हमें किसी की अपीयरेंस की सिमिलरिटी किसी दूसरे अपीयरेंस की सिमिलरिटी से बताना हो, ठीक है ना। मतलब कोई जैसा दिखता है उसी के जैसा कोई दूसरा भी दिखता है, तो किसी के अपीयरेंस की सिमिलरिटी, यदि हमें दूसरे के अपीयरेंस की सिमिलरिटी बतानी है तो वहां रिजेंबल वर्ब का यूज किया जाता है। रिजेंबल का मतलब होता है लुक लाइक। जब रिजेंबल का मतलब लुक लाइक हो जाता है तो याद रखना, रिजेंबल के साथ प्रेपोजिशन नहीं आती, क्योंकि रिजेंबल ट्रांजिटिव वर्ब होती है, तो टू नहीं आएगा।
क्योंकि रिजेंबल का मतलब लुक लाइक होता है, तो इनका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता, क्योंकि एक्शन वर्ब तो ये भी नहीं होती, तो फिर यहां रिजेंबलिंग भी नहीं होगा, इस भी नहीं होगा, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा, रिजेंबल्स हो जाएगा। ही रिजेंबल्स हिज फादर। ठीक है, तो रिजेंबल को याद रखना, रिजेंबल के साथ हमेशा जो एरर आती है वो टू लिखकर आती है, ओन लिखकर आती है, विद लिखकर आ जाती है। क्योंकि रिजेंबल एक ट्रांजिटिव वर्ब है, तो प्रेपोजिशन नहीं आएगी, और रिजेंबल का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी के अपीयरेंस की सिमिलरिटी किसी दूसरे से दिखानी होती है। ठीक है, चलिएगा। रिमेंबर, फॉरगेट। रिमेंबर बताइएगा, रिमेंबर और फॉरगेट एक्शन बताने वाले वर्ब है, नॉन एक्शन कैटेगरी की है। सही बात है, रिमेंबर और फॉरगेट जो होता है ये मेंटल स्टेट को रेफर करता है, ना कि किसी एक्शन को। रिमेंबर का मतलब क्या होता है? टू हैव समथिंग इन आवर माइंड, मतलब हमारे माइंड में कुछ होना, टू हैव समथिंग इन आवर माइंड, रिमेंबर। फॉरगेट क्या होता है? टू हैव समथिंग आउट, टू हैव समथिंग आउट आवर माइंड, मतलब हमारे माइंड से बाहर जाना। ठीक है, गोज आउट होना, बाहर जाना, तो फॉरगेट होता है। ठीक है, तो इनमें भी आईएनजी कभी नहीं लगेगी। खैर, एक सेंटेंस था जैसे ही forgot his bag, he forgot his bag in car, he forgot his bag in car। तो इसको ध्यान से देखो, बताओ इसमें क्या एरर है, समझिएगा क्या एरर है। he forgot his bag in car, यानी कि वो कार में अपना बैग भूल आया था। ठीक है ना, forgot कर दिया था, तो समथिंग आउट फाइन। बताइएगा इसमें एरर है नहीं है। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं एरर तो है ही नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट में हुआ कोई एक्शन है, तो हमने पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया, अपना बैग बोला कहां, कार में। अभी मैंने एक चीज कही, जो फॉरगेट वर्ब होती है ये मेंटल स्टेट की वर्ब होती है। क्या होती है? मेंटल स्टेट, यानी हमारे माइंड को रेफर करती है। ठीक है, सीधा मेंटल स्टेट की वर्ब होती है। लेकिन आप एक चीज देखो, यहां आप रेफर किसे कर रहे हो? He forgot his bag in car। यहां पर कार में, यानी कार जो रहता है एक एरिया है, एक प्लेस है, वहां पर आपने कोई एक्शन किया है, आपने कोई एक्टिविटी किया है, तो यहां पर एक एक्टिविटी वाली वर्ब आएगी। ठीक है ना, एक्टिविटी वाली वर्ब आएगी, क्योंकि किसी प्लेस पर कोई एक्टिविटी। आप यहाँ मेंटल स्टेट को नहीं, प्लेस को रेफर कर रहे हो, प्लेस को। और प्लेस को रेफर करने वाली वर्ब जो एक्टिविटी वाली होती है वो लीव होती है, और लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट होती है। तो फॉरगेट और लीव में क्या अंतर है? फॉरगेट मेंटल स्टेट को रेफर करती है और लीव प्लेस को रेफर करती है। ठीक है, और हो गया। तो ज्योति रेफर करती है, मतलब फॉरगेट इसको मेंटल स्टेट को, और लीव आपकी प्लेस को रेफर करती है। ठीक है, खैर चलो, फॉरगेट हुआ, फॉरगिव भी आपकी मेंटल स्टेट है। अंडरस्टैंड, या तो आप किसी को करते हो या नहीं करते हो। बिलोंग भी रिलेशन बताने वाली वर्ब होती है, कहीं से आप रिलेट करते हो। ठीक है ना, तो बिलोंग वर्ब का भी आप आईएनजी में नहीं बना सकते। ठीक है, जैसे मैंने कहा आई एम बिलोंगिंग टू बड़ौद, तो बिलोंग में आप आईएनजी क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि वो रिलेशन बताने वाली वर्ब होती है, ना कि कोई डूइंग और हैपनिंग बताने वाली वर्ब होती है। ठीक है, तो इनको भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं लिख सकते। तो खैर, आज मैंने आपको बताया कि ऐसी वर्ब जो नॉन एक्शन कैटेगरी की होती है उनको कॉन्टिन्यूअस में नहीं लिख सकते, यदि लिख सकते हैं तो फिर उनका मीनिंग अलग होगा, मैंने आपको बता दिया। तो खैर, आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको अपना देखना और जाकर समझना। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं कल, ओके, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय।